नमस्कार मित्रों। भीम भाष्य इस मेरे ऑडियो विजुअल पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक्श्राव्य श्रृंखला के माध्यम से महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी, उसके 25 पहलू, उसके 25 आविष्कार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इस श्रृंखला में करीबन 20 मिनट का एक ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड शामिल है। इस माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उन्होंने हमारे देश के लिए जो सपना देखा था, वो सपना मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस 41वें चरण में 41st एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं वो स्वयं स्फूर्ति से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था अपने लिए, उसके बारे में। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा है कि संविधान सभा को तैयार करने में 12 बरस लगे। उसके बारे में पहली बार मांग की थी कांग्रेस पार्टी ने, पहली बार उसकी मांग की थी। वो वर्ष था 1934 और जब संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से तैयार हो गई, वो था वर्ष 1946। इस 12 वर्ष के दरमियान जो राजनीति चलाई गई संविधान सभा बनाने के लिए, उसके बारे में हमने चर्चा की है। और तभी हमने देखा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये जानते थे, 100% उनको ये महसूस हो गया था कि किसी भी हालत में उन्हें संविधान सभा में प्रवेश मिलने वाला नहीं है। फिर भी चमत्कार हो गया, जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा। चमत्कार हो गया और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को संविधान सभा में प्रवेश मिल गया। वो वहां चुनकर आ गए। इस दरमियान, ये कालखंड में, इस दरमियान चूंकि वो जानते थे उनको प्रवेश, संविधान सभा में प्रवेश नहीं मिलने वाला है, उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया कि स्वयं स्फूर्ति से हम संविधान बनाएंगे। और उन्होंने अपना खुद का बनाया हुआ संविधान ये किताब के रूप में और मेमोरेंडम के रूप में बनाया। उसका शीर्षक था स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। भारत की राज्य घटना, भारत का संविधान जो अंतिम रूप से सामने आया है, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमें यह सोचना होगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अपने ख्यालात क्या थे संविधान के बारे में। क्योंकि जो अंतिमतः जो संविधान तैयार हो गया, वो तो पूरे संविधान सभा के साथ में कंसेंसस, उसमें मतैक्य करने के बाद में तैयार हो गया। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपना विचार जो था, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। और वही इस एपिसोड का प्रमुख विषय है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने स्वयं स्फूर्ति से जो संविधान बनाया, उसका ढांचा जो था, वो उसके पहले जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के तहत जो ढांचा बनाया गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का, उसी ढांचे में उन्होंने अपना संविधान भी ढाल दिया था।
और ये जो स्वयं स्फूर्ति से बनाया हुआ संविधान था, उसमें प्रियम्बल था, यानी कि उद्देशिका, शुरुआत उद्देशिका से ही होती है। उसके बाद में उसमें 4 आर्टिकल्स थे और हर एक आर्टिकल में कई सेक्शंस थे और हर एक सेक्शन में कई पार्ट्स थे, कई भाग थे, कई क्लॉजेस थे। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी दी है और स्टैटिस्टिकल मटेरियल भी दिया है। ये जो संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने खुद होकर बनाया था, उसके पहले आर्टिकल में कुल मिला के उसमें 2 सेक्शन थे और 6 क्लॉजेस थे। ये जो विस्तृत आर्टिकल 1 है, पहला आर्टिकल है, उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया है हमारे देश में तब 600 से ज्यादा जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो संस्थान थे, उनको भारतीय संघ राज्य में कैसे सम्मिलित किया जा सकता है और उसमें लोकतंत्र का उपयोग कैसे किया जा सकता है, और अगर कोई राजी नहीं होता है तो उसके लिए क्या करना होगा, इसका पूरा दिग्दर्शन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने आर्टिकल 1 में किया है, उनके अपने संविधान के आर्टिकल 1 में। कई वर्षों बाद 1948 के आसपास सरदार पटेल जी ने जो महान काम किया, ये सारे संस्थानों को सम्मिलित करने का, उसकी नींव, एक प्रकार से उसकी नींव डालने का काम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 1 में किया हुआ है। यहां तक कि जो नहीं मानेंगे उनको जबरदस्ती करके उन्हें पेंशन देके दूर करना चाहिए। जो राज्य करता है प्रिंसली स्टेट्स के, उन्हें पेंशन देकर अलग करना है और उसको सम्मिलित करना है। यहाँ तक प्रोविजन, प्रावधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के इस आर्टिकल 1 में थी। आर्टिकल 2 में कुल मिला के 4 सेक्शंस और 12 क्लॉजेस है। पहला जो सेक्शन है उसमें खाली एक ही क्लॉज है और वो क्लॉज में उन्होंने 21 फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार, 21 अधिकार उन्होंने वहां लिखे हैं, बताए हैं, डॉक्यूमेंट किए हैं। और ये जो मूलभूत अधिकार उन्होंने उसमें लिखे हैं, वो उन्होंने दुनिया की सारी कॉन्स्टिट्यूशंस की, संविधानों की समीक्षा करके उसमें से हमारे देश के लिए जो सर्वोत्तम होगा और सबसे अधिक योग्य होगा, ऐसे ही मूलभूत अधिकारों का समावेश उन्होंने अपने आर्टिकल 2 के पहले सेक्शन में किया था। उसी आर्टिकल के दूसरे सेक्शन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अगर फंडामेंटल राइट्स को, मूलभूत अधिकार जो है उसका अगर उल्लंघन होता है तो आम आदमी को क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या संरक्षण, क्या रक्षा के क्या उपाय हो सकते हैं, वे उन्होंने इस दूसरे सेक्शन में, आर्टिकल 2 के दूसरे सेक्शन में बताए हैं। उसमें 4 क्लॉजेस है। पहला क्लॉज है वो जुडिशियल प्रोटेक्शन, न्यायालयीन रक्षा। दूसरा जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनइक्वल ट्रीटमेंट, अगर असमानता का बर्ताव होता है तो उससे कैसे रक्षा की जा सकती है। तीसरा जो क्लॉज उसमें है वो अगर किसी व्यक्ति पर भेदभाव हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, तो उसके लिए, वो न होने के लिए क्या
प्रावधान करने चाहिए, वो क्लॉज 3 में आता है। और चौथा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कि आर्थिक शोषण नहीं होने के लिए किस प्रकार के रक्षा के उपाय करने चाहिए, ये उन्होंने अपने क्लॉज 4 में, आर्टिकल 2 के क्लॉज 4 में बताया है। और उसका पूरा स्पष्टीकरण उन्होंने एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो है उसमें दिया है। जहां तक पहले क्लॉज का ताल्लुक है न्यायालयीन रक्षा का, उसमें हर एक नागरिक को सरकार की तरफ से अगर अधिकार का दुरुपयोग होता है तो उससे आम जनता की रक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए, ये बात पहले क्लॉज में आ गई है। दूसरे क्लॉज में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनइक्वल ट्रीटमेंट, उसका मतलब है जब सारे जो नागरिक हैं उनको समान फायदा होना चाहिए, जो कायदे कानून है ये सबका उनको फायदा, सबको बराबर का फायदा होना चाहिए, ये क्लॉज 2 कहता है। क्लॉज 3 कहता है वो तो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है, भेदभाव के खिलाफ है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का मानना था कि अगर भेदभाव के खिलाफ कोई प्रावधान नहीं है तो ये जो मूलभूत अधिकार है वो कोई मायना नहीं रखता, उसका कोई उपयोग नहीं है। अगर मूलभूत अधिकार सही रूप में आपको देना है तो आपको डिस्क्रिमिनेशन वो ये क्लॉज 4 में सम्मिलित किए गए हैं। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का मानना था कि उनकी पूरी जो स्वयंस्फूर्ति से बनी हुई जो राज्य घटना थी, जो संविधान था, उसका बिल्कुल हृदय, उसकी बिल्कुल आत्मा यहां पर आ जाती है। क्लॉज है, उन्होंने एक्सप्लेनेटरी नोट्स में स्पष्टीकरण करने वाली जो नोट्स थे उसमें ये भी कहा है कि मैंने क्यों ये क्लॉज डाला है। उन्होंने कहा है कि इसका कारण ये है कि मैं चाहता हूं कि लोगों का आर्थिक जीवन इस प्रकार हो कि वो अपनी उत्पादकता की चरम सीमा पर पहुंच जा सकते हैं, और ये करते वक्त निजी क्षेत्र का संकोच किए बगैर ये करना जरूरी है। और जो संपत्ति का निर्माण हो जाएगा उस संपत्ति को न्याय्य रूप से उसका बंटवारा होना चाहिए। तो ये उनका उद्देश्य था। देखिए इसमें 3 उद्देश्य, तीन बातें शामिल है। पहली बात तो ये है कि हर एक व्यक्ति को अपनी उत्पादकता की चरम सीमा पर पहुंचना है। दूसरा ये है कि निजी जो उद्योग है उसको किसी तरह से संकोच उनका नहीं करना है। और तीसरी बात यह है कि जो संपत्ति का निर्माण हो जाएगा उसका न्याय्य रूप से उसका बंटवारा होना चाहिए। और उसके लिए क्लॉज में ये सुझाव दिया गया है कि जो कृषि का क्षेत्र है इसका राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। और दूसरा सुझाव ये दिया गया है कि जहां तक इंडस्ट्री का, उद्योग का सवाल है, वहां स्टेट सोशलिज्म लाना चाहिए, राज्य समाजवाद इसको ले आना चाहिए। और ये भी प्रस्ताव दिया गया है कि इंश्योरेंस का, जो बीमा का क्षेत्र है, उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए।
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं, उनके शब्द ये हैं कि मेरा जो प्लान है इसके दो वैशिष्ट्य हैं। पहला वैशिष्ट्य ये है कि वो आर्थिक जीवन में स्टेट सोशलिज्म लाता है। दूसरा उद्देश्य ये है, दूसरा वैशिष्ट्य ये है कि स्टेट सोशलिज्म, राज्य समाजवाद बनाने की जिम्मेदारी वो किसी विधिमंडल पर नहीं सौंपता है। स्टेट सोशलिज्म, राज्य समाजवाद की प्रतिष्ठापना संविधान द्वारा ही की जाती है और ऐसे करने से उसमें कुछ भी बदलाव लाना किसी गवर्नमेंट के लिए, किसी सरकार के लिए, किसी भी विधिमंडल के लिए मुमकिन नहीं हो सकता। ये दो वैशिष्ट्य उन्होंने अपने शब्द में बताए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं अपनी किताब में स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में, मेमोरेंडम में, वो कहते हैं कि चुनौती ये है कि हुकुमशाही बगैर स्टेट सोशलिज्म कैसे लाना है। स्टेट सोशलिज्म और संसदीय लोकतंत्र ये एक साथ कैसे आ सकता है। और उन्होंने ये बताया कि उसके लिए संसदीय लोकतंत्र को कायम रखना पड़ेगा और स्टेट सोशलिज्म यानी कि राज्य समाजवाद, इसको संविधान में ही अगर हिस्सा बना दिया, संविधान का हिस्सा बनाया गया, तो कोई भी विधिमंडल की मेजॉरिटी उसमें बदलाव कभी भी नहीं ला सकती है। और इससे क्या होगा, वो कहते कि इससे 3 उद्दिष्ट उससे सिद्ध हो सकते हैं। पहला है स्टेट सोशलिज्म की प्रतिष्ठापना, दूसरा है संसदीय लोकतंत्र रखना, और तीसरा है हुकुमशाही को प्रतिबंध करना। ये तीनों जो उद्दिष्ट है, ये एक साथ साध्य करने का यही तरीका है। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कहना था। उसी आर्टिकल 2 का जो तीसरा सेक्शन है, उसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए 4 क्लॉजेस डाले हुए हैं। पहला क्लॉज जो है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट कम्युनल एग्जीक्यूटिव। अगर सरकार खुद ही सांप्रदायिक हो जाती है तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। दूसरा क्लॉज ये है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सोशल एंड ऑफिशियल टिरनी। जो अत्याचार होते हैं सरकार की तरफ से हो सकते हैं, जो सामाजिक रूप में भी अत्याचार जो हो सकते हैं, इनको अगर नहीं होने देना है, उससे रक्षा करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये क्लॉज 2 में है। तीसरा जो है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सोशल बाइकॉट। सामाजिक बहिष्कार ये बहुत ही कठोर अस्त्र है जिसका इस्तेमाल जमाने से होता आ रहा है। तो सामाजिक बहिष्कार नहीं होने के लिए, उससे बचने के लिए, उससे रक्षा करने के लिए क्या होना चाहिए, ये क्लॉज 3 में आता है। और चौथा जो है क्लॉज, उसमें आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों का जो व्यय होगा, जो राजस्व होगा, उसमें पब्लिक पर्पस के लिए, सार्वजनिक हित के लिए विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को फायदा करवाने के लिए क्या प्रावधान किए जा सकते हैं, वो क्लॉज 4 में आता है। आर्टिकल 2 का जो चौथा सेक्शन है वो सेफगार्ड्स, रक्षा के उपाय बताता है अनुसूचित जातियों के लिए। इसमें 5 पार्ट्स है और हर एक पार्ट में कई क्लॉजेस हैं। इसमें पार्ट ए जो है
वो अनुसूचित जातियों को गारंटीज देता है। क्या गारंटी देता है वो? 3 प्रकार की गारंटी वो देता है। पहला है राइट टू रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर एंड इन द लोकल बॉडीज। उसका मतलब है विधिमंडल और लोकल बॉडीज में प्रतिनिधित्व अनुसूचित जातियों के लिए। दूसरी बात यह है राइट टू रिप्रेजेंटेशन इन द एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब है कि सरकार में उन्हें प्रतिनिधित्व अनुसूचित जातियों को। और तीसरी गारंटी जो है वो है राइट टू रिप्रेजेंटेशन इन सर्विसेज। सर्विसेज में अनुसूचित जाति के लोगों को कैसे प्रतिनिधित्व देना चाहिए, इसके बारे में क्लॉज 3 इसे कवर करता है। पार्ट बी जो है वो पार्ट बी में जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, विशेष जिम्मेदारियां हैं, वो क्या है और उनको कैसे निपटाया जा सकता है, इसके बारे में दिग्दर्शन किया गया है। जैसे कि हायर एजुकेशन और अनुसूचित जातियों के लिए अलग से निधि को रखना, इसके बारे में मार्गदर्शन पार्ट बी में किया है। और कई मुद्दे इस स्वयं स्फूर्ति से बने हुए संविधान में, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान में है, लेकिन वो पूरे उसके सारे डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप अंतिमतः जो संविधान तैयार हो गया उसको ज्यादा अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो वो अच्छी तरह से, ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें उनका अपना ख्याल क्या था, अपने विचार क्या थे संविधान के बारे में, और उसका दिग्दर्शन हमें उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, उन्होंने जो स्वयं स्फूर्ति से जो संविधान बनाया था, उसमें उसके सारे जवाब आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, मेरी बात को मैं यहीं पर विराम देता हूं, लेकिन जाने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भीम भाष्य इस मेरे पॉडकास्ट को अगर आप पसंद करते हैं तो उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद। नमस्कार।